समय से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जुड़ चुके हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ पा रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है जी, धन्यवाद सीमा जी। माफी चाहूंगा, आज कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हम 3 मिनट तक लेट हैं। बाकी हम अपने मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए प्लीज। जीवन साथ फाउंडेशन अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रामचंद्र कुशवाहा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। संदीप विश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी। MIA2 अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कहने की आवश्यकता ना पड़े सर। नॉइस कहां से आ रही है? चलिए जी, अभी तक का जो स्ट्रक्चर हमने सीखा, कल आप सभी लोगों को टास्क दिया गया था एक, कि आप सभी लोगों को इस केसबुक सीरीज की जानकारी एक एक संस्था को जरूर शेयर करनी थी, लेकिन अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 34। मीटिंग के दौरान प्लीज कॉल ना लगाया करें कोई भी, आपको कई बार निवेदन किया गया है। अभी तक का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल बायोलॉज, हम अपने यूनिवर्सल बायोलॉज को भी समझ चुके हैं। पैन एप्लीकेशंस को हम लोग समझ चुके हैं। 10 एप्लीकेशंस को हम लोग समझ चुके हैं। साथ ही साथ कल हमने सीखा था प्रस्तावना लिखने के बारे में, और कल के जो आपके फीडबैक हैं जो मुझे प्राप्त हुए, उनको देखने पर पता लगा कि बहुत सारी एनजीओस को प्रस्तावना लिखना नहीं ज्ञात था, और बहुत सारी संस्थाओं को अब भी समझ में नहीं आया है प्रस्तावना का प्रारूप, कि प्रस्तावना लिखते कैसे हैं। अगर किसी को दिक्कत लग रही है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो एटलीस्ट आप उसको ना पूछ लिया कीजिए। प्रश्न आप लोग नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमारी ओर से भी जो है आपको नहीं बताया जा सकेगा। हमें पता होना चाहिए भाई आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आई है ये चीज, तो ही हम आपको सिखा सकेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे। प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अनूप सिंह जी, लेटर हेड प्रारूप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। लेटर हेड प्रारूप के लिए आगे आएगा, आगे जो है उसके लिए आएंगे आपके सामने, हमारे केसबुक की सीरीज में है ऑलरेडी। चलिए जी, प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि
राइट हैंड साइड में हमें ऊपर डेट लिखनी होती है, डे लिखना होता है, देन आफ्टर टाइम मेंशन करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रस्तावना क्रमांक देना होता है, यानी कि प्रीफेस क्रमांक जो आप देते हैं या बैठक क्रमांक जो आप लिखते हैं, जो भी आप उस चीज को मेंशन करते हैं, जिस भी शब्द में आप उसको मेंशन करते हैं। सर, जिसको भी आवाज नहीं मिल रही, अपना नेटवर्क रेंज में आप आ जाइए। अनिल जी, आवाज आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, हाथ रेज करके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, जिसको भी आवाज नहीं आ पा रही है प्रॉपर रूप से, वो नेटवर्क रेंज में जाए, क्योंकि आवाज प्रॉपर रूप से है। कल माननीय अध्यक्ष महोदय कहीं व्यस्त थे, आज शायद अभी तक जुड़े नहीं हैं। अगर सुन पा रहे हो अध्यक्ष महोदय मुझे, तो एक बार आप हैंड रेज कर दीजिएगा। प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था, राइट हैंड साइड पर आपको डेट, डे और टाइम लिखना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मेंशन करना होता है आपका प्रस्तावना क्रमांक, बैठक क्रमांक, और इन बिटवीन जो बीच का जो हिस्सा होता है, वहां पर आपको मेंशन करनी होती है आपकी बैठक का जो टाइटल है। ठीक है जी, वो आपको बता दिया गया था कि टाइटल, जैसे कल हमने दो प्रस्तावनाओं के बारे में बात की थी। पहली थी आपकी सलाहकार समिति के गठन के बारे में। तो सलाहकार समिति के गठन के लिए बैठक, ठीक है, उसमें आपको जो है लिखना था भाई, फला 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 व्यक्ति की उपस्थिति में आज ये बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सलाहकार समिति, सॉरी, मुख्य समिति में सलाहकार पद पर नियुक्त फलाने व्यक्ति की अध्यक्षता में ये व्यक्ति के नाम जो है सलाहकार समिति के लिए मनोनीत किए गए, जिनमें से फला और फला व्यक्ति को जो है सचिव और उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया, जिनके पक्ष में जो है वोटिंग डालकर या वोटिंग के माध्यम से आपका जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया। इनको सचिव बनाया गया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया, बाकी लोगों को जो है सलाहकार समिति का जो है मेंबर बनाया गया। तो ये सारी चीजें आपको जो है वहां पर मेंशन कर देनी है। सर, जो आप प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, ये जो पहली प्रस्तावनाएं हैं आपकी, ये प्रस्तावनाएं आप चाहें तो लेटर हेड पर दे सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल पेज पर भी दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग होती है, यहां पर हम लेटर हेड के लिए बात करने वाले नहीं है। आप सोचे कि मैं यहां पर आपको लेटर हेड डिजाइन सिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। जो केस जिस समय स्टडी किया जाएगा, वो केस उसी डेट को स्टडी किया जाएगा सर। तब तक आप एक नॉर्मल प्रारूप जो यूज करते हैं लेटर हेड का, उसको यूज कर सकते हैं। प्लीज बार बार बीच में कमेंट्स के माध्यम से डिस्टरबेंस मत क्रिएट कीजिएगा, जो भी हैं। और ये जो डेमो वाले लोग हैं सर, यहाँ डेमो के लिए मत आया कीजिए प्लीज। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, लिखना, समझना और सीखना शुरू कर दीजिए अब। क्योंकि डेमो देने मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन डेमो के बाद आप सिर्फ करेंगे कॉपी, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कॉपी या नकल करना आप लोग सीखें। प्रस्तावना आपने लिखी, उसके अंदर कितने व्यक्तियों की उपस्थिति थी, कितने लोगों की अनुपस्थिति थी, वो आपको जरूर डालना होता है। ये सारी चीजें आपको कल बता दी गई थी। ज्यादा डिटेल के लिए वापस आप कल की वीडियो हमने ऑलरेडी फेसबुक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि जब हम बैंक का अकाउंट अपने, हम संस्था के रजिस्ट्रेशन सीख चुके हैं, पैन कार्ड सीख चुके हैं, 10 सीख चुके हैं, संस्था का बायोलॉजी लिखना सीख चुके हैं, ये सारी चीज हमारे पास जब कंप्लीट हो जाती है और प्रस्तावना में हमने अपना जो है पहली प्रस्तावना पास कर चुके हैं कि भाई फलाना ब्रांच में हमारा बैंक का अकाउंट खोला जाए, उसके बाद बात करते हैं कि अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारी संस्थाओं के अकाउंट जो है सहकारी बैंकों में, बंद कर दीजिएगा उनको, सरेंडर कर दीजिएगा उन अकाउंट्स को। मैंने देखा है बहुत सारी संस्थाओं के अकाउंट ऐसी ब्रांच में हैं जिनका आईएफएससी कोड, ध्यान रखिएगा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है सभी को? ओके, थैंक यू।
मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है अनिल जी अब? ठीक है, थैंक यू जी। बीच में मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा था, मुझे दिख रहा था ऑलरेडी। चलिए जी, काफी लोगों के बैंक सहकारी बैंक खाते जो है संस्था के, वो सहकारी बैंकों में है, कॉर्पोरेटिव बैंक जिसे हम बोलते हैं। अगर ऐसे में आपके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं तो प्लीज उनको आप बेशक बंद कर दीजिएगा। समटाइम्स प्रॉब्लम इन वॉइस, बिल्कुल सर, अभी दिक्कत आ रही थी, मैंने इसीलिए अभी रुक गया था। अध्यक्ष महोदय, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। आप मुझे दिख गए हैं। चलिए जी, सहकारी बैंकों में आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि आपकी बैंक अकाउंट जब आप खुलवाते हैं या बैंक डिटेल हम कहीं भी देते हैं तो आपको एक आईएफएससी कोड देना होता है। आप कभी भी आईएफएससी कोड का स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा, उसमें बताया जाता है कि पहले लेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं। पहले जो 4 लेटर्स होते हैं वो बैंक का नाम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद एक शून्य आपको दिया जाता है या कुछ नंबर्स आपको दिए जाते हैं लगातार। मोस्टली जो बैंक्स होते हैं उनमें पहले 4 अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी से रिलेटेड। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के PUNB, कैनरा बैंक का CNRB, है ना, सिंडिकेट का SYNB, जो भी होता है वटेवर, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है। स्टेट बैंक का SBIN होता है। उसके बाद लगातार जो है आपके नंबर्स होते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट ऐसे बैंकों में हैं जहां पर PUNB के बाद एक जीरो जरूर है, उसके बाद भी लेटर्स हैं कुछ। अगर आपके साथ भी यही समस्या, आपके बैंक अकाउंट में जहां भी आपने अपना खाता खुलवाया हुआ है, अगर वहां पर पहले 4 अल्फाबेट के बाद भी अगर कहीं अल्फाबेट आ रहा है आपके आईएफएससी कोड में, तो बिल्कुल आपको ब्रांच चेंज करने की आवश्यकता है, आपको अपना बैंक बदलने की आवश्यकता है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका खाता नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी धन्यवाद श्रीमान जी। आपको जो बैंक अकाउंट खुलवाना है वो नेशनलाइज बैंक में खुलवाना होता है। कई बार संस्था पूछती है कि सर हम अकाउंट कौन सा खुलवाएं, सेविंग खुल रहा है हमारा। संस्था का कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपकी संस्था का भी आप सेविंग अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं तो कल को ग्रांट्स और अन्य चीजों में आपको इससे संबंधित समस्याएं भुगतनी पड़ सकती हैं। क्योंकि सेविंग्स होता है बचत खाता, और संस्था की अपनी कोई बचत नहीं होती, क्योंकि वी आर द नॉन प्रॉफिट एनजीओस। तो प्रॉफिट तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बचत तो हमारे यहाँ है ही नहीं, फिर बचत खाता नहीं चलेगा। इस चीज को डीपली मेंशन कर लीजिएगा। बचत खाते के भरोसे मत बैठिएगा, बचत खाता नहीं चलता है। एनजीओ सेक्टर के अंदर जब हम खाता खुलवाते हैं वो करंट अकाउंट खुलता है, यानी कि आपका चालू खाता, करंट अकाउंट। काफी लोग जानना चाहते हैं कि सर हम डायरेक्टली आईसीआईसीआई एचडीएफसी में खुलवा लें क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोशिश कीजिए कि आप अपने संस्था का जो पहला अकाउंट खुलवाते हैं वो जहां तक संभव हो सके वहां तक नेशनलाइज बैंकों में हो, और नेशनलाइज बैंकों में भी प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है सिस्टम ही उनका इतना डाउन रहता है कि शायद एक काम को करने के लिए 5 बार जाना पड़े। बिल्कुल मानता हूं, शुरुआती दौर में आपको समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मैं इसलिए आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं कि कल को अगर आप अपनी संस्था पे FCRA लेते हैं तो वहां भी आपको SBI में अकाउंट चाहिए आपका, एक लोकल ब्रांच में। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स की, तो वहां पर प्राइवेट बैंकों के नाम कई बार लिस्ट में नहीं उठाता है। जो लोग ई अनुदान रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको बखूबी रूप से पता होगा कि ई अनुदान जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पे हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर हमारे बैंक की डिटेल ही नहीं उठाता है अगर हम प्राइवेट बैंक में है तो पहला प्रयास ये कीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो SBI में, जिसको आप बहुत कम यूज कीजिएगा। बहुत कम यूज करने का मतलब है क्योंकि आपको अगर स्टेट बैंक का जो फीचर है वो बड़ा ही मतलब आज भी कहने की बात है कि देश जो है 7G और 5G की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो है SBI के सर्वर आज तक डाउन ही है।
तो मानता हूं कि वहां दिक्कतें रहती है, लेकिन सिर्फ एक खाता नंबर आपके पास होना चाहिए, एसबीआई का आप खाता यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेन देन के लिए आप अपना एक जो अकाउंट है वो अदर किसी ब्रांच में खुलवा लीजिए। उसमें भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्राइवेट बैंक की तरफ मत भागिए, जैसे आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, इन बैंकों की तरफ मत भागिए। आईडीबीआई हुआ, इसकी तरफ मत भागिए। कुछ बैंकों के नाम आपको मेंशन कर ही दे रहा हूं, जैसे आपका नॉर्मल जो हम बात करते हैं, कैनरा बैंक अवेलेबल है आपके पास, पंजाब नेशनल बैंक अवेलेबल है आपके पास, बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है आपके पास, एक्सिस बैंक आपके पास अवेलेबल है। तो इन सभी बैंकों में आप जो है वहां पर जा सकते हैं। तो नॉर्मल जो ब्रांच हैं उनमें आप चले जाइए, अवॉइड कीजिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई को, आईडीबीआई को। जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंकों के नाम से जितनी भी ब्रांच हैं उनको अवॉइड कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जितने भी बैंक हैं उनको अवॉइड कीजिए। ये कुछ चीजें मैं आपको जो है स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, इनको अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इन बैंकों को अवॉइड करके बाकी किसी भी अकाउंट ब्रांच में, किसी भी बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर में आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए और उसी को आप मोस्टली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते रहिए। जहां भी आप अपने अकाउंट की डिटेल दें उसी बैंक की दीजिए, क्योंकि एसबीआई की सर्विसेज अभी तक का रिकॉर्ड है कि सही नहीं हुई है, तो उसको ज्यादा पछड़े मत पड़िएगा। और वहां से आपको एक फायदा और भी मिलेगा, अगर आप एसबीआई या गवर्नमेंट बैंकों में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो वहां से आपको नेट बैंकिंग नहीं मिलती है, आपको एटीएम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक में जाएंगे तो वहां पर ना तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस काटे जाते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आपको एटीएम की सुविधा भी मिल जाती है, अगर आपका सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट है तो। कोशिश कीजिए जब भी आप, हाँ यूनियन बैंक भी बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ 3 बैंकों को अवॉइड करने के लिए कहा है आपसे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई, ये बैंक अवॉइड कर दिया। इसके अलावा कुछ नए बैंक भी हैं, मैं बता रहा हूं, कुछ नए बैंक भी हैं जिनके नाम हमने आज तक नहीं सुने, ठीक है। इस प्रकार के कुछ नए बैंक भी आए हुए हैं, तो उनको भी अवॉइड कीजिएगा। जो नाम सर्वोपरि हैं, सब लोग जानते हैं, पहले सिंडिकेट हुआ करता था, मर्ज हो चुका वो जो है। तो काफी सारे बैंक हैं ऐसे हैं जिनके नाम मर्ज हो चुके। देना बैंक हुआ करता था, शायद अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता। यूटीआई बैंक हुआ करता था, वो एक्सिस में मर्ज हो चुका है। तो ये नेशनलाइज बैंकों की एक लिस्ट हुआ करती थी, लेकिन इस समय में अगर आपको लिस्ट की बात करूं तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि उसमें अधिकतर बैंक जो है मर्ज हो चुके हैं, अधिकतर बैंक मर्ज होने की स्थिति में आ चुके हैं। इवन देन मैंने कल या परसों जब मैं इस सीरीज की तैयारी कर रहा था, आज की सीरीज की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैंने न्यूज में पढ़ा, निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि एसबीआई और पीएनबी को भी हम जो है प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन में लेकर आएंगे उसको भी। तो अभी कोई भरोसा नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक क्लियर डिटेल जरूर प्रोवाइड करवा देता। तो कोशिश कीजिएगा प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिएगा। हालांकि हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, बिल्कुल प्राइवेट है लेकिन नेशनलाइज है। कहने का मतलब गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है, उसे प्रॉपर क्या वर्ड कहते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन वो बैंक जो है सेंट्रलाइज बैंक है ऑलरेडी। तो उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। मैंने 2-3 बैंकों के लिए आपको मना किया हुआ है, जैसे आपका आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईडीबीआई हुआ, एक नया बैंक आजकल और खुल के आया है कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके भी बहुत सारे एड्स आते हैं, बैंकिंग सेवाएं जिसकी घर तक हैं। तो ऐसे बैंकों को अवॉइड कर दीजिए। जो नॉर्मल नाम चलते हैं हमारे मार्केट में, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के नाम से एसबीबीजे की ब्रांच होती है ना, वो हो गई आपकी। देन आफ्टर आपके कैनरा बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये इस टाइप के जो बैंक्स हैं उसमें आप अपना अकाउंट जरूर ऑपरेट करवाइएगा। और कोशिश कीजिए कि वहां पर आप अपनी टर्म्स रखें। हम लोग घबराते हैं कि सर हम किस बैंक में खाता खुलवाएं, बैंक मैनेजर मना कर रहा है। अरे भैया, आप पैसा जमा करवाने जा रहे हो उसके पास, वो आपके पैसों से जिंदा है, ये हकीकत है। अगर लोग अपने अकाउंट्स खुलवाना बंद कर दे तो बैंकिंग सेक्टर ही बंद हो जाएगा। अगर हमारे पास सेविंग का कोई और तरीका निकल आए या हम अपने पैसे की कहीं और सेविंग करने लगे, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के, तो ये बैंकिंग सेक्टर ही बंद हो जाएगा। तो वहां आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके पैसों से कमा खा रहे हैं। आप अपना पैसा वहां रख कर आते हैं, वो आपके पैसों से जो है चाहे वो ट्रेड फंड में लगाते हैं, ट्रेड मार्केट में लगाते हो, चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, वट जो भी उनकी कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। आपके पैसों की वजह से बैंक जिंदा है।
तो आपका अपने बैंक पर होल्ड होना बहुत जरूरी है। मैंने काफी लोगों को देखा, सर वो बैंक वाले ने मना कर दिया, बैंक ऐसा नहीं करने दे रहा, वैसा नहीं करने दे रहा। यार मैं आज के समय में चेकबुक भी लेके यूज कर रहा हूँ अपने एनजीओ की, मेरे पास एटीएम कार्ड भी है, मेरे पास जो है उसकी नेट बैंकिंग भी है, मेरे पास उसकी अदर फैसिलिटीज जो है, मेरा जो आप कॉमन नंबर यूज करते हैं 9991997003, वो मेरे हर एक सोशल मीडिया सॉरी जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट्स के, उन सभी पे लिंक है। तो आपके हाथ में है कि आप बैंक से कितनी फैसिलिटी ले सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल चूज ऑफ ऑप्शन रखिए। पिछले जमाने में एक स्वयंवर हुआ करता था, महिला अपने अनुसार अपना पति चुनती थी, अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो बैंकों को बुला लीजिए या उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और वहां अपनी कंडीशन रख दीजिए, भैया ये कंडीशन पूरी करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ खाता खुलवाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको इनिशिएट किया भाई एक्सिस बैंक में खुलवा लीजिएगा, मैंने कहा ना वहां पर 0% आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, जो है मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटता। वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनसे टर्म्स रखी होंगी, मुझे भी कहीं से रिकमेंडेशन आई हुई है उसके प्रति, और हालांकि उन्होंने मुझे कहा सर आप जब भी इस बारे में कभी अपनी एनजीओ को बताएं तो जरूर बताइएगा, एक्सिस बैंक में इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीजें हैं जिन लोगों का आपको बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट आपका एसबीआई में जरूर होना चाहिए, जहां तक अभी जो कंडीशन चल रही है। क्योंकि हमें जब भी अगर हमारी कोई संस्था जो है एब्रॉड फंडिंग की अगर हम बात करें तो हमें एसबीआई में एक खाता खुलवाया जाता है जो कि सेंट्रल दिल्ली में ही खुलता है आकर, लेकिन उसे खुलवाने के लिए भी यानी कि एफसीआरए का अकाउंट खुलवाने के लिए भी हमारा लोकल एसबीआई ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए संस्था का। ऐसी कुछ कंडीशंस मांगी जाती हैं उस एप्लीकेशन के दौरान। तो एक अकाउंट आपका एसबीआई में कर लीजिएगा और दूसरा अकाउंट आपका जो है वो किसी भी नेशनलाइज बैंक में कर लीजिएगा। तीसरी विशेष चीज जो हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, ऐसे कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेरे ख्याल से कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जरूर होंगी जो पहले से किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सीएसआर प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं या कर रही हैं। हम लोग एक चीज को ध्यान कभी नहीं देते, जब भी आपको कोई ग्रांट मिले, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए एक अकाउंट आप सेपरेटली खुलवाइए। ये बहुत विशेष चीज है। जब भी आप किसी कहीं से आपको कोई ग्रांट मिलती है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट या उस ग्रांट से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपका एक अकाउंट सेपरेट होना चाहिए, और वो सिर्फ वहीं तक डील हो जब भी आप उस कंपनी, उस फंडिंग एजेंसी या उस डिपार्टमेंट को अपनी सारी बिलिंग सबमिट कर देते हैं, वहां से आपकी सारी बिलिंग क्लियर हो जाती है, उसके बाद उस बैंक अकाउंट को आप इनऑपरेटिव कर दीजिए या फिर उसको बंद करवा दीजिए। जो लोग कभी इलेक्शन वगैरह में राजनीति में आए हों उन्हें पता होगा कि जब एमएलए का फॉर्म भरा जाता है तो उस समय एक बैंक अकाउंट सेपरेटली मांगा जाता है कि आप जितना भी खर्चा करेंगे इसमें वो सब कुछ आपको उसी अकाउंट से करना होता है, उसकी डिटेल देनी होती है जब हम फार्म भरते हैं। किसी ने मुखिया मुखिया का फार्म भरा हो अपने यहाँ पर तो उसे भी पता होगा इस बारे में। तो एक सेपरेट अकाउंट मांगा जाता है आपसे, आपका जो पहले से अकाउंट है सेविंग वगैरह वो नहीं चलता, वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता। तो वैसे ही कुछ चीजें संस्था के लिए भी लागू होती हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई ग्रांट मिलती है, कोशिश कीजिए वो ग्रांट आप उसको एक सेपरेट अकाउंट में यूज करें। ऑब्वियस सी बात है, अब मान लीजिए हमें कहीं ग्रांट के लिए एप्लीकेशन करनी है तो वहां अगर हमसे बैंक डिटेल मांगी जाती है तो हम एग्जिस्टिंग अकाउंट की ही देंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट में आपकी ट्रांजेक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, वहां से ट्रांसफर कीजिए वो सेपरेट अकाउंट में जो आपने उस पर्टिकुलर काम के लिए खुलवाया हुआ है, और फिर उसके बाद सारा लेन देन उस बैंक से कीजिए। उससे आपका हिसाब बिल्कुल पार्शली पड़ा होता है, आपकी जो भी लेन देन की प्रक्रिया वो बिल्कुल क्लियर होती है, सॉलिड होती है बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी सभी ग्रांट मतलब ग्रांट्स के लिए, किसी भी प्रकार की फंडिंग्स के लिए जो आपको मिलती है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से, उसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट एक सेपरेटली ओपन जरूर कर लीजिएगा, उसको सेपरेटली ऑपरेट कीजिए। और जब भी आप उस साल की ऑडिट फाइल करते हैं, उस साल की ऑडिट में उस बैंक अकाउंट की डिटेल आप जरूर डलवाइए, वहां की जो भी ट्रांजेक्शन है उसको भी जरूर दिखाइए, ये बहुत जरूरी होता है। काफी लोग सवाल करते हैं कि सर मेरे पास दो अकाउंट है संस्था के, जब मैं ऑडिट करवाऊं तो क्या दोनों की डिटेल देना जरूरी है, जबकि मैंने एक में ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं कर रखी। भाई जब एक में ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रखी तो फिर उसको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों अपनी ऑडिट में आप फालतू की चीजें बढ़वा रहे हैं।
तो कोशिश कीजिए कि जहां पर आपकी अकाउंट्स में ऑडिट ट्रांजेक्शन हुई हो, उसी अकाउंट्स को आप जो है ऑडिट में हमेशा दर्शाइए जरूर। काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर हम बैंक से लेन देन करें या कैश में कर लें, और अगर बैंक से लेन देन करें तो कितने का करें, बैंक से ट्रांजेक्शन करें कि नहीं करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टैक्स के चक्कर में फंस जाएंगे। अब मैं आपको बड़ी एक चीज प्योरली स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात, आपके पास 12A है या नहीं है, ATG है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी सभी लेन देन आपके बैंक के माध्यम से होने चाहिए। सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके सभी लेन देन आपके बैंक के माध्यम से हो। अब सर क्या हमें कोई 100 रुपए या 200 रुपए डोनेशन दे रहा है तो क्या हम उसको बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर लें? बिल्कुल भी नहीं। आप उससे कैश लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि उस 200 या 300 रुपए को आप बैंक में जमा करवाएं उसके बाद खर्च करें। अगर आपको लगता है कि पूरे महीने में आपके पास 300 रुपए करके 1000 लोगों ने डोनेशन दिया, 30,000 रुपए आपके पास आए थे, तो एक बार उस महीने के अंदर आपकी 30,000 की एक एंट्री आपको जरूर करवानी है। और ये अमाउंट जो है आप चाहे अपने हाथ से कैश जमा कीजिए या कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर, वो आपको देखना है। कोशिश कीजिए कि आप अपने जितने भी लेन देन करें उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए तक के जो लेन देन है वो आप कैश में कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर का कोई भी लेन देन आप कैश में ना करें। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका फोन लिंक है आपके मोबाइल नंबर उससे, बैंक से, और आपके उस नंबर पर जो है आपने गूगल पे या फोन पे अकाउंट बनाया हुआ है। आप ऑनलाइन चाहे आप लाखों रुपए ट्रांसफर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। गूगल पे से, फोन पे से आप लाखों रुपए ट्रांसफर करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी सीधी एंट्री आपके बैंक में चढ़ती है, वो आपके बैंक से अगर लिंक है तो। अदरवाइज आप किसी को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा कैश में कभी मत कीजिएगा। 10,000 से ऊपर के सभी लेन देन आप अपनी चेकबुक से करें, ये बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए अवॉइड करने का कि अगर आपको कोई लेन देन जो है 10,000 से ऊपर का करना है तो आप बैठ के जो है उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे हैं। वहां तक कुछ हद तक वो ठीक है, जहां तक कोई इमरजेंसी है। अगर जहां तक इमरजेंसी नहीं है पेमेंट्स की, तो कोशिश कीजिए कि उस ट्रांजेक्शन को आप अपने बैंक के माध्यम से करें। बैंक के माध्यम से कैसे करें भाई? अर्जेंट पैसा तो आज भेजना है, मैं चेक भेजूंगा सर उसमें 3 दिन लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, थोड़ा सा बैंकिंग से, आपके बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज रखिए। आप अपने बैंक में जब जाते हैं तो आपके जहां पर पे का लिखा रहता है ऑप्शन की पे किसको अदा करना है, तो वहां पर पे टू योर सेल्फ या पे योर सेल्फ फॉर NEFT या RTGS, उस पर ये भर दीजिए, अमाउंट भर दीजिए, और चेक के पीछे जिस व्यक्ति को वो क्रेडिट करवाना है आपको, जिस भी संस्था, जिस भी कम्युनिटी को आपको भेजना है, जिस किसी को अमाउंट भेजना है, बैक साइड पर उसका अकाउंट डिटेल आप मेंटेन कर दीजिए। और NEFT RTGS का जो बैंक से आपको फॉर्म मिलता है वो फॉर्म भर के आप जमा करवाइए। बैंक अपनी तरफ से NEFT RTGS कर देगा, उसको 3 से 4 घंटे में पेमेंट सामने वाले के पास पहुंच जाएगी। कोई खास इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, आपने गूगल पे यूज कर लिया अपना, उससे ट्रांजेक्शन करती है, वो एक अलग बात हो जाती है कहीं इमरजेंसी की स्थिति में। अगर इमरजेंसी नहीं है तो कोशिश कीजिए 10,000 से ऊपर की जितने भी आप ट्रांजेक्शन करें वो सभी के सभी अपने बैंक के चेक के थ्रू करें। जो चेकबुक आपको मिली है उसका यूज करना सीखें, ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को मेंटेन करना सीख लीजिए। सभी ट्रांजैक्शन आपकी बैंकिंग के माध्यम से हो। कोशिश कीजिए अगर आपके पास कहीं से कैश में या किसी प्रकार से कोई अमाउंट आ जाता है, या फिर आपको मान लीजिए कहीं से आया नहीं, आपको खर्च करना है, अपनी जेब से ही कर रहे हो भले ही, मान लीजिए मैं कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, या मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं कई बार जब जितने भी वर्कशॉप में करवाता हूं तो उस समय वर्कशॉप के दौरान एक वर्कशॉप के अंदर लगभग 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो मैं ये अमाउंट कभी भी अपनी जेब से खर्च नहीं करता, मेरी जेब के अमाउंट को मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। बैंक में जमा करवाने के बाद मैं बैंक से यूज करता हूं उसको। अगर मुझे किसी को 10,000 से ऊपर की पेमेंट देनी है तो मैं उसको सेल्फ का चेक पकड़ा देता हूं कि भैया जा बैंक में दिखा दियो अपनी आईडी और ये चेक दिखा दियो, सेल्फ का चेक है, तेरे को वहां से कैश मिल जाएगा। अगर किसी का 10,000 रुपए से कम है
तो या तो मैं अपने एटीएम से विड्रॉल कर लेता हूं, उसकी मैं स्लिप बनाकर निकाल के रख देता हूं कि भाई ये पैसा मैंने फलाने व्यक्ति को देने या फलाने खर्चे के लिए यूज किया था, और उस चीज को मेंशन जरूर किया कीजिए कि पैसा आया कहां से था और ये खर्च कहां किया है हमने, क्योंकि ये चीज काम आएगी आपके ऑडिट्स में। अभी तक मैं बिल्कुल श्योर हूं, लगभग 60 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 60 में से कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेज कर दे जो ये कहता हो कि सर मैं अपनी जब ऑडिट करवाता हूं तो मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी देता हूं, मेरा लेजर अकाउंट जो मैंने मेंटेन किया हुआ वो भी वेरीफाई करवाता हूं, और हर एक ट्रांजेक्शन का लिखा जोखा जो मैंने रखा हुआ है उसको सीए से मैच करवा के उसके बाद ही मैं अपनी ऑडिट करवाता हूं। कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो सीरियसली इतना ईमानदारी से काम कर रहा हो। अदरवाइज जहां तक मैं जानता हूं वहां तक सभी एनजीओ ओप्पो A5। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मुझे आपकी ऑडिट जरूर मुझे एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओप्पो A5 और राज जांगीर जी, सर आपकी ऑडिट मुझे मेरे नंबर पे जरूर एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है जी। नाथ ITI जो भी जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, हाँ नाथ ITI, आपकी ऑडिट सर मुझे एक बार जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं जरूर देखना चाहूंगा। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं वहां तक सभी एनजीओ सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं। सीए मांगते ही बैंक स्टेटमेंट है केवल, कि भैया बैंक स्टेटमेंट दे दो, क्या आया है क्या गया है, मैं उसके हिसाब से ऑडिट फाइल कर दूंगा। लेकिन आपने जो हिसाब मेंटेन करके रखा हो, आपने जो बिलिंग्स रखी हो अपने पास, वो बिलिंग्स आपने ऑडिट में मैच करवाई हो, उसमें वेरीफाई करवाई हो और उसके बाद अपनी ऑडिट करवाई हो, ऐसे बहुत ही रेयर केस में सुन पाता हूं। मेरी लाइफ में मैंने आज तक बहुत कम लोगों को सुना है, बाकी आज 2 लोग निकल के आए हैं, तो उम्मीद करूंगा जब मैं इनकी ऑडिट चेक करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि ये सच कह रहे हैं या वैसे ही। कोई बात नहीं। तो ये जरूरी होता है कि आप अपने लेन देन का हिसाब जरूर रखें, आप अपने लेन देन का हिसाब जरूर रखें, ये बहुत जरूरी है। ये आपकी ऑडिट में काम आएगा। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपनी ऑडिट करवाते हैं आपके सीए से, तो आपके जितना भी लेजर बैलेंस वगैरह जो भी अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, जो भी लेखा जोखा आप मेंटेन करते हैं, उन सभी चीजों को आप जो है वहां पर वेरीफाई जरूर करवाएं, वेरीफाई करवा कर ही हिसाब जो है उसका मेंटेन करवाएं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको पता लग गया होगा। एक चीज का हमेशा आपको याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर महीने की 25 तारीख से लेकर और 5 तारीख या 10 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 5 या 10 तारीख तक, वैसे मंथली हमेशा लास्ट गिना जाता है, हर महीने की 25 से लेकर 31 तक, 25 तारीख के बाद से लेकर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप बैलेंस जरूर मेंटेन रखें। काफी लोग अपने अकाउंट को मिनिमम बैलेंस पे ऑपरेट करते रहते हैं, ऐसा कभी मत होने दें। कोशिश कीजिए जो एक मिनिमम बैलेंस रहता है, अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो 10,000 समथिंग उसकी एक वैलिडिटी बैंक मांगता है, भाई 10,000 तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, है ना। तो वो मिनिमम बैलेंस जो बैंक कहता है वो आवश्यक रूप से आप मेंटेन रखें ही रखें, ये जरूरी है। कोशिश कीजिए जितने लोगों ने भी सेक्शन 8 बनाई हुई है, वो सालाना एक बार आपके बैंक में 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन जरूर होनी चाहिए, सिंगल ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक ही बार में 1 लाख जमा किए, हो सकता है आप 49 हजार करके जमा करें या 30 हजार करके 3 बार जमा करें, लेकिन एक ही महीने के अंदर 1 लाख रुपए की एक ट्रांजेक्शन जरूर होनी चाहिए आपकी। सेक्शन 8 वाले ध्यान से सुन लीजिएगा। अदर जो हमारे साथी भाई हैं ट्रस्ट या सोसाइटी वाले, कोशिश कीजिए कि आपका कोई भी महीना ऐसा ना जाए जब आपके बैंक में कोई लेन या देन ना हुआ हो। लेन हमारे हाथ में नहीं है, देन तो हमारे हाथ में है। हमें कहीं से नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट जरूर रखिए, अगर किसी महीने आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो आप चाहे निकालने के बहाने सही, लेकिन उस महीने में एक ट्रांजेक्शन जरूर करके आए, या कुछ जमा करवा के आ जाएं अपनी जेब से ही सही। तो हर एक महीने में ट्रांजेक्शन होना अनिवार्य होता है। ये आपकी दोनों जगह चेक होती है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, यानी कि अगर आप कहीं फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो भी चेक करा जाता है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू है कि नहीं है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप
प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जाते हैं, वहां भी ये चीज मेंटेन होती है, वहां भी ये चीज जो है वेरीफाई की जाती है, भाई आपने लगातार ट्रांजेक्शन कर रखी नहीं कर रखी। लगातार ट्रांजेक्शन ना होने का मतलब क्या है कि शायद उस महीने आपकी ना तो कोई एक्टिविटी हुई है ना कोई प्रोग्राम हुआ है। जबकि मैं ये कहता हूं कि एक संस्था को अगर अच्छे रूप से, एक विकसित रूप में अगर हमेशा लेके चलना है, तो आपके संस्था में मासिक रूप से 4 गतिविधियां, 4 एक्टिविटी, मासिक रूप से 4 एक्टिविटी, 4 गतिविधियां जरूर होनी चाहिए। हर महीने 4 एक्टिविटी और हर महीने एक प्रोग्राम। एक्टिविटी और प्रोग्राम में अंतर मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जब किसी काम को आप अल्पकालीन यानी कि कम समय में करके खत्म कर देते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी और नंबर ऑफ डोनर्स दोनों ही कम होते हैं, भले ही वो कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, सिर्फ अल्पकालीन, अल्पकालीन जो आप काम करते हैं, 1 या 2 दिन वाली जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, वो हमेशा एक्टिविटी कहलाती है। जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम आपका 100 दिन से अधिक चल जाता है या 30 दिन से भी अधिक चल जाता है, हालांकि आजकल 30 या 35 दिन को काउंट करने लगे हैं, तो 30 दिन से भी ज्यादा आपकी अगर कोई एक्टिविटी चल जाती है तो वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। आजकल 1 हफ्ते की एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी ही कहलाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग 61 लोग मौजूद हैं। रोड सेफ्टी एडवोकेसी में जिन भी संस्थाओं ने आवेदन कर दिया है या भविष्य में भी करना चाहते हैं, आज नहीं किया कोई बात नहीं, भविष्य में करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी एनजीओ, सभी इंडिविजुअल्स, सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के मालिक और सभी आम पब्लिक से सरकार ने अपील की है कि आप 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक अपने अपने क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करें, जिसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है कि आपको सेमिनार कंडक्ट करने हैं, वेबिनार कंडक्ट करने हैं, स्कूलों में जाना है, वहां पर अवेयरनेस कैंप लगाने, वटएवर जो भी है वो डायरेक्शंस आपको चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको मैं व्हाट्सअप करवा दूंगा जो गाइडलाइन आई हुई है उसके हिसाब से। ये सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह में सभी एनजीओ एक्टिविटी जरूर रहिएगा, क्योंकि कुछ सरकारी एक्टिविटीज में भी हमें चलना है। हालांकि महासंघ पूरा प्रयास कर रहा है वीकेंड पर, यानी कि कल जब हम शनिवार को बात करेंगे तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन, वो रहेगा एक्टिविटी ऑफ द वीक का, इस सप्ताह की एक्टिविटी का। तो कल आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, यानी कि सिंगल डे की होगी, यानी कि रविवार को आपको उस एक्टिविटी को किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। जो भी संस्थाएं लगातार हमारे साथ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हर एक्टिविटी में सक्रिय रहेंगी, उनके लिए महासंघ ने कुछ विशेष सोचा हुआ है। मैं अभी बताकर आपका जो क्रेज है वो खत्म नहीं करना चाहता, बहुत कुछ विशेष सोचा हुआ उसके लिए। तो सभी संस्थाएं उसके लिए कल तैयार रहिएगा, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। हालांकि ज्यादा बजट वाली चीज नहीं बताई जाएगी, महासंघ आपको जो भी टास्क देगा वो एक बिल्कुल बहुत ही छोटे से बजट का काम होगा, लेकिन एक्टिविटी बड़ी शानदार होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी संस्था की एक्टिविटी कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी संस्था को पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा उससे, कहीं ना कहीं वो आपकी पब्लिक फंडिंग में और अन्य जगहों पर वो चीजें काम आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो एक एक्टिविटी हर हफ्ते हम आपको देते जाएंगे। प्रोग्राम ऑफ द मंथ भी हम इसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे आपके लिए, कि हर महीने एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आप एक प्रोग्राम खुद कंडक्ट कर सकते हैं कम से कम खर्चे में या बिना किसी खर्च के। पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि बिना किसी खर्च के ही आप अपनी संस्था को पूरे साल एक्टिवेट रख सकें। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ सरकार जो प्रोवाइड कर रही है ना, उसको कभी मत छोड़िएगा। 11 से 17 जनवरी रोड सेफ्टी वीक के रूप में आपको मनाना है। सड़क चौराहों पर पोस्टर्स के माध्यम से, वॉलेंटियर्स के माध्यम से, या जैसे भी आप अरेंज कर सकें, उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हों, तो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह कैसे हमारी संस्थाओं को मनाना है, इसके बारे में आप अगर अपनी छोटी सी राय जरूर आप पेश करते तो बड़ी मेहरबानी होती सर। हेलो जी श्रीमान जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सभी को नमस्कार।
परसों माफी चाहता हूँ, मैं कल नहीं जुड़ पाया। कल देखिए, आपने जो भी रोड सेफ्टी वीक के बारे में बताया, आने वाले समय में क्योंकि अभी पिछले दिनों सबको याद होगा, कुछ रोड एक्सीडेंट हुए। तो सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले दिनों में लोगों को रोड सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। अब कुछ एनजीओ से वो मानते हैं कि भाई हमारे पास तो फास्ट एक्सपीरियंस है नहीं, हम कहाँ से करें? तो जितनी भी संस्थाएं नई है या पुरानी है, वो इस रोड सेफ्टी वीक को मनाएं और इसमें नई रोजाना भाई अपने कुछ वॉलंटियर्स खड़े कर दें और उसकी रिपोर्ट जो काम कराए, उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट कंसर्न मिनिस्ट्री में जरूर भेजें। उनकी जो मेल आईडी है महासिंह द्वारा आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। कल मैं चैट बॉक्स में भी, क्योंकि अभी मैं मैंने लिखी नहीं, तो चैट बॉक्स में मैं कल डाल दूंगा। आप अपनी रिपोर्ट को भेजें वहाँ, जिससे आने वाले दिनों में ये इंश्योर हो सके कि आपको आने वाले दिनों में रोड सेफ्टी वीक का और रोड सेफ्टी का जो प्रोग्राम है वो आपको जरूर मिले। और अच्छी खासी फंडिंग 5 लाख रुपए की उसका फंडिंग होती है। उसके साथ साथ ही मैं तो साथियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो साथी हैं, अभी मैंने जैसे परसों भी कहा था, तो उससे हम लोग जो एक फॉर्चून 500 एनजीओ का लेकर चले। सर माफी चाहूंगा मैं आपसे, 1 मिनट में लूंगा सुन। अभी आपने जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, तो बैंकिंग सेक्टर में आपने जो बैंकों का नाम दिया, बहुत अच्छी बात है सर। अब जितना प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक में, मेरा अपना पर्सनल वो है, मैंने अपने एक्सिस बैंक में एनजीओ का खाता खुलवाया है, मैं फंड रेजिंग भी कर रहा हूँ। उसमें सबसे अच्छी बात है सर कि मुझे ना ऑनलाइन मिली हुई है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में मैं किसी को भी कहीं भी, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं किसी को भी पैसे तुरंत भेज देता हूँ। क्योंकि अगर जैसे किसी को एनईएफटी करनी है, एनईएफटी उसका अकाउंट ऐड करा, 30 मिनट यानी आधे घंटे बाद मैं उसे पैसे कर सकता हूँ। एक तो 3 घंटे में एनईएफटी होती है, एक इसमें है आईएमपीएस। सर अगर 5,000 रुपये किसी को मुझे भेजना है, सिर्फ विदिन 1 मिनट में चले जाएंगे। चार्जेस उसका आईएमपीएस ले रहे हैं 5 रुपए, मगर तुरंत ही पैसा पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ जो हम फॉर्चून 500 एनजीओ की जो बात कर रहे हैं, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई देखिए, जो मैंने उस दिन भी कहा था, मेहनत करानी है आपको। आप लोग अपनी अपनी टीम को तैयार रखें फंड रेजिंग के लिए। फंड रेजिंग को कर पाएंगे तभी 10 CR तक हम लोग पहुंच पाएंगे। सर मैं एक बार लेट से आपके जगह थोड़ा उसमें 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि 10 CR तक जिन लोगों ने अभी सोचा होगा कि एक के बाद कितनी जीरो, शायद कुछ लोगों ने भी ध्यान पे नहीं लगाएगा, एक के बाद हम कितनी जीरो लगाएंगे तो 10 CR तक पहुंचेंगे। शायद मैं आपको बता दूं सर, एक के साथ 8 जीरो। आप कल्पना करना, एक जीरो का जब इतना महत्व होता है, तो आपकी संस्था को जब 8 जीरो का में हम ले जाना चाह रहे हैं, फादर जीरो का क्या हाल होगा, कितनी आपसे मेहनत कराई जाएगी, बशर्ते आपको थोड़ा सा साथ भी देना होगा और आप लोगों को मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोगों के बहुत सपने होंगे, आपने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है, आप एनजीओ में जो काम कर रहे हैं ना, तन और मन से और धन से। कुछ हमारे साथी जैसे यादव जी बार बार कहते रहते हैं कि आप लोग अपना आपस में कंट्रीब्यूशन करके काम कर रहे हैं। भाई आप लोगों के पास इतना पैसा होगा कि आप आपस में अपने परिवार का, क्योंकि उस पैसे पे हक है आपके परिवार का, और आप अपने परिवार का सबसे ज्यादा दिल दुखा रहे हैं, उस पैसे को समाज के काम में लगा। भाई समाज इतना बड़ा है, आप समाज से पैसे लीजिए ना, जनता से पैसे लीजिए, आप अपनी फैमिली का पैसा क्यों उसमें लगा रहे हैं? तो आने वाले समय में आपको ये दृढ़ निश्चय करना होगा, किसी उसमें वर्कशॉप से पहले, कि हमें हर हालत में फंड रेजिंग शुरू करनी पड़ेगी। फंड रेजिंग के साथ ही मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने फंड रेजिंग का काम शुरू कर दिया ना, तो 31 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले भी एक आप अच्छा 2-4 लाख रुपए का तो फंड रेजिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं यादव जी की गाइडलाइन थी, वो आप लोग बताइए ना कहाँ फंड रेजिंग में दिक्कत आ रही है, करिए, आप फोन करिए, कभी डिस्कस। अब कोई करता ही नहीं है तो सर काम से बताएं। आप लोगों को कब से कहना, फंड रेजिंग करिए, फेस टू फेस करिए, और अपना एक बैंक अकाउंट, आज की जो है फेसबुक का विषय बैंक अकाउंट है, तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि एक बार वो नेशनलाइज बैंक में तो खुलवाई नहीं, एक प्राइवेट बैंक जैसे भी एक्सिस बैंक का और इन्होंने बताया, सर ने बताया, उसमें अकाउंट जरूर खुलाइए। सर देखिए, वहां पर मिनिमम का आपको बहुत बेनिफिट, आप कितनी भी बार ट्रांजेक्शन कर लीजिए, कहीं से भी पैसा निकाल लीजिए, आपके बैंक में, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, पूरा बैंक आपके पास है। आप जब मर्जी, रात को 12 बजे भी आपको पैसों की जरूरत है ना,
अगर नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको 12 बजे आप पैसा फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक्सिस में आपको रात को 12 बजे उस पैसे को किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सर ने जैसे भी बताया तो महीने में कोशिश करो, हर हफ्ते की कोशिश करो ना, महीने में हर हफ्ते कोशिश करो कि आपके उसमें ट्रांजेक्शन हो, पर ट्रेडिंग का काम शुरू करो, कुछ तो करो ना आप लोग। अब देखिए आप ये सोचें कि हम 500 एनजीओ को यादव जी ले जाएंगे, देखिए यादव जी नहीं ले जाएंगे, यादव जी आपके साथ हो सकते हैं, काम आपको ही करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आपको दे देंगे, आपको काम बताया जाएगा, बट काम आपको करना पड़ेगा। आप लोग बताएं। और देखिए अभी एक और ये बात आ रही है, आप लोग सुन के और कोई रिप्लाई ये नहीं आता कि हमें और क्या क्या सीखना है। अब आप लोग इस तरीके से कर देंगे तो हम किस तरह को केस बुक बंद कर हो जाएगी, केस बुक में आगे क्या क्या विषय हो आप लोग कुछ बताते नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता कि कैसे काम करना है, कैसे नई स्कीम बनानी है, कैसे CSR 1 में करना है। बहुत से लोगों के पास अभी भी CSR को भी हम बात कर, CSR नहीं होगा, सॉरी आज तो चलो बैंकिंग का ही है, बैंकिंग की बात कर देते हैं कि देखिए बैंकिंग में जितना प्राइवेट सेक्टर पे होगा ना, आपके पास वो आपको वो दे देंगे स्वाइप मशीन, अब स्वाइप मशीन से लीजिए ना, QR कोड से आपको 100, 500, 1000 कुछ देगा, QR कोड से आप 10, 20 हजार रुपए भी आप कर सकते हैं। मैंने खुद 21 हजार रुपए सबसे हाईएस्ट है 21 हजार रुपए की सिंगल ट्रांजेक्शन हमने करी अभी, लोग दे रहे हैं सर। मगर अगर आपके पास प्राइवेट बैंक हुआ तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है और इंटरेस्ट भी दे रहे सर, एनजीओ को ना प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है सर, मेरे अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, करेंट अकाउंट है, और क्या चाहिए सर, मेरा मिनिमम भी नहीं हटा रहे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना एक एक कोऑपरेटिव बैंक, बहुत अच्छी बात करनी थी, जो कोऑपरेटिव बैंक में जो वो IFSC कोड डालते हैं ना, आप अपने उससे गूगल पे से भी उस अकाउंट में ट्रांसफर करके देखना, तो गूगल पे से भी उसमें अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाता कोऑपरेटिव बैंक। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर जो लोग 10,000 के उसमें फादर ऑफ एनजीओ उसमें आना चाहते हैं, वो अभी जो हमारा एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर आपको सीखना पड़ेगा सर, एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, 2 दिन की वर्कशॉप है, उसके लिए तैयारी करिए। आप कोई पूछते ही नहीं सर कब से बैच शुरू हो रहा है, अभी हम बैच रिसेंटली शुरू करने वाले हैं, बैच शुरू करने वाले हैं, वर्कशॉप में आने के लिए भी है, पूरा दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई सवाल भी आ रहा है, अभी भी जैसे अभी हमने उसके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट शेयर करे, मगर नहीं उस पर लाइक शेयर इतने बढ़ रहे, फिर हमारा कैसे उत्साह बढ़ेगा, तो लोग हमारी बात को सुन के आज एक मूक दर्शक की तरह चले जाते हैं। देखिए हमारा उत्साह हम लोग जब भी एक्टिव हो पाएंगे, जब भी आप लोगों को सहायता कर पाएंगे, जब आप लोग एक्टिव होंगे। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो शायद हम भी फिर इसके ग्रुप 21 तारीख को हमारे पास जो विषय है खत्म कर देंगे। फिर आप आइए वर्कशॉप में आइए, एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर में आइए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आप कर नहीं सकते। ये तो आपको एक समय निकालना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिन समाज का काम करते हुए आपने तन मन धन सबसे ज्यादा दिल दुखाया अपने परिवार का। और अब हम ये चाहते हैं, यादव जी और हम, महाशय ने ये चाहता है, मैं यादव है, महाशय ने ये चाहता है कि अब सबसे ज्यादा आप अपने उस परिवार को खुशी करें, आप अपने बीवी बच्चों को इतना खुश कर दें, इतनी फंडिंग करें कि उनको जाने के लिए भी, उनको कहीं आने जाने के लिए आपको सरकारी बसों में धक्के ना खाने पड़े, ट्रेन में नहीं, आप उनको बाय फ्लाइट ले जाए, बाय ट्रेन ले जाए, कहीं घुमाने ले जाए, राजधानी से लेकर जाए, तेजस से लेके जाए, वंदे मातरम से लेके जाए। और सबसे पहले आप जो भी डोनेशन ले रहे हैं उसमें सबसे वो कम से कम 5 से 10% आप जिसको भी मानते हैं, अपने भगवान, अल्लाह, परमेश्वर, जीसस, किसी को भी मानते हैं, उसके नाम से जरूर डोनेट करें, क्योंकि उसमें उसके साथ आपकी नीयत चलेगी और ऊपर वाले का जरूर साथ होगा। क्योंकि जब तक हम कितनी भी मेहनत कर लें अगर ऊपर वाले का साथ नहीं हुआ तो शायद हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सभी साथियों को धन्यवाद, मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रीमान जी, आपका इतना अच्छा नॉलेजफुल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कल जो हमारा डे रहेगा वो टास्क ऑफ द वीक का रहेगा, कल आपको एक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क से संबंधित कुछ एसेंशियल मटेरियल मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है,
जिसके लिए मैंने चैट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग महासंघ के उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे कि वो एसेंशियल मटेरियल आपको मिल सके। जिन लोगों को चैट में जाना नहीं आता है या जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है, वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप से जो है लिंक ले लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी महासंघ के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं आज तक, केवल वही लोग, जो लोग महासंघ के किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, हमारे साथ किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, वो लोग उस लिंक पर क्लिक करके जो है ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या मुझसे ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा। कल आपके साथ अर्ली मॉर्निंग ही, कल अर्ली मॉर्निंग कह रहा हूं मैं आपसे, कल अर्ली मॉर्निंग ही आप लोगों के साथ एक प्रिंटेड परफॉर्मा शेयर कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग अपनी कल से तैयारी कर लीजिएगा। इंडिकेशंस जो भी हैं उस पोस्टर से रिलेटेड वो आपको बता दी जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कल आपको जो टास्क ऑफ द वीक दिया जाए, वो सभी के सभी लोग परसों यानी कि रविवार को ही कंप्लीट कर दें। आपको जो टास्क ऑफ द वीक दिया जाए, कल शनिवार को दिया जाएगा आपको टास्क ऑफ द वीक, उसको संडे को ही कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा प्रयास करिएगा। इसीलिए मैं आपके साथ जो है कल अर्ली मॉर्निंग में ही आपके साथ में एक जो है कुछ प्रिंटेड मटेरियल की चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं किसी अन्य ग्रुप में भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंटेड मटेरियल सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, अब हमारे बैंकिंग से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? बैंक खाता खोलना, संचालन करना, बैंक खाता मेंटेन करना, इससे संबंधित किसी भी साथी भाई का कोई प्रश्न है? बिल्कुल, ओप्पो A5 सर, बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। जी श्रीमान जी, बताइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा स्टेट बैंक में सेक्शन 8 कंपनी है जी, और स्टेट बैंक में मेरा करंट अकाउंट खुल गया है। ठीक है, लगभग 1.5 साल ये ऊपर हो गया है ठीक है। और उसी में मेरा ट्रांजैक्शन चल रहा है और ऑनलाइन बेसिस में चल रहा है सब। हम्म, तो क्या मेरे को जैसे आप बोल रहे थे कि और एक अकाउंट खोला जाए, तो ऐसा मेरा और क्या दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, अगर आपको कोई समस्या नहीं है स्टेट बैंक से और अपना काम आप इजीली कर पा रहे हैं तो अलग से मत खोलिए। जब भी आपको एक ग्रांट मिले ना तब अलग से खुलवा लीजिएगा, चाहे भले SBI में खुलवाइएगा, ठीक है। ग्रांट के लिए अकाउंट हमेशा एक अलग रखा कीजिएगा। सर और एक चीज़ है सर। जी, सर जैसे कितना एक से माने 1 महीना में 1 लाख का ट्रांज़ैक्शन होना ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं कि नहीं 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 नहीं, एक महीने में 1 लाख का नहीं सर, सालाना कम से कम अगर सेक्शन 8 अगर आपकी है तो साल भर के अंदर, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार आपकी 1 लाख की ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है। सर जी और उतना अगर डोनेशन नहीं मिलता है, उस केस में क्या किया जाए सर? सर, डोनेशन मिले चाहे ना मिले, चाहे अपनी जेब से आप जमा करें, ठीक है, एक बार 1 लाख की ट्रांजेक्शन जरूर कर दीजिएगा सेक्शन 8 वाले। सर और मैं ना सर कैश बुक मेंटेन करता हूँ। हाँ, मेरा क्या है ना सर, जैसे मैं सीए सर को ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया हूँ। हम्म ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर चुका हूँ उनको हम्म 5 इयर्स के लिए जी और वो मेरा सब वो देख रहे हैं अकाउंट वगैरह सबको। जी तो सील साइन कर देते हैं वो, जब मैंने ये ऑडिट के लिए दे दिया हूँ उनको। अभी तक सर ऑडिट जो था अभी, ये मेरे को अभी ऑडिट तो मैं पेपर वेपर उनको दे दिया हूँ, तो आरओसी अपलोड होता है ना सर। जी अभी तक मेरे को उसका फिर कागज वागज नहीं दिए हैं अभी तक। सर, देखिए, अ, आपके सीए से क्लियर बात कह दीजिए। सभी संस्थाएं ध्यान से सुन लीजिएगा। अपने अपने सीए से क्लियर बात कह दीजिए, सर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, हमारी ऑडिट आप 15 अप्रैल तक करके कंप्लीट करके हमें दे दें। 31 मार्च को जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 15 अप्रैल तक आपकी ऑडिट आपने सीए से कंप्लीट कहकर करवा लीजिए। उसके बाद आपका रहता है फिर 10BD फॉर्म, जो आपकी डोनर्स का डाटा आप चढ़वाते हैं ऑनलाइन, उसके लिए 31 मार्च से ज्यादा लंबा लेट, सॉरी 31 मई से ज्यादा लेट मत कीजिएगा कभी भी। सर ऑडिट हमेशा 15 अप्रैल तक आपकी कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी लास्ट डेट के चक्कर में मत बैठिए, ठीक सर है। सर
जैसे जैसे ही साल खत्म हुआ आपकी ऑडिट 15 अप्रैल तक करवा लीजिए, और जो आपके डोनर्स का डाटा चढ़वाया जाता है 10BD फॉर्म, वो 31 मई तक किसी भी हालत में कंप्लीट कर लीजिए। सर और जैसे सर मेरा तो ये किए हैं अक्टूबर में किए हैं, और ई-केवाईसी भी किए हैं अक्टूबर में। नहीं, वो देखिए आपकी जो ई-केवाईसी डायरेक्टर केवाईसी है या ऑडिटर अपॉइंटमेंट है, वो आपके जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जो टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपकी जो है आपका जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाना चाहिए, उसके बाद आपकी जो है डायरेक्टर केवाईसी हो जानी चाहिए, तो वो उनका अपना प्रोसीजर है। बाकी अब जो आगे आप मेंटेन करेंगे ऑडिट के लिए, ठीक है, सर उसका आप ध्यान रखिएगा। इनसे कोई मतलब नहीं, आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट कब हो रहा है, आपका डायरेक्टर केवाईसी कब हो रही है, या आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ ऑडिट की बात कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो काउंट की जाती है। सर ठीक है जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके शिव गौरक्षा समिति, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सर शिव नमस्कार। गौरक्ष समिति, जी सीमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई कि आप जैसे गुरु, आप जैसे शिक्षक मिले हमें इस सोच तक ले जाने के लिए। तो सर मेरा एक थोड़ा सा सवाल था, जी। जैसे हम ये बी और डी फॉर्म भरने हैं, हम्म, जैसे हमें कुछ डोनेशन पहले प्राप्त हो चुका है और कुछ जैसे मार्च अप्रैल में होना है, तो सर उनका एक साथ ही भर सकते हैं या ये भी हमें क्वार्टरली भरना होता था? सर आप निश्चिंत रहिए, अभी कोई देरी नहीं हुई है, और इसके ऊपर स्पेशली हमारा एक सीजन है इसी केस बुक जी में, जी हम जी। उस दिन बात करेंगे। अभी हम बात करें सर बैंक के ऊपर। ठीक है ठीक जी, है दादा, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। अनूप सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत जिस संस्था से जोड़ के हम काम कर रहे हैं, सेंटर मैनेजर हैं कौशल विकास जी। में, तो हम अपनी संस्था में उनसे पेमेंट लेना चाहते थे, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हम आपको संस्था में पेमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको हम चेकबुक के माध्यम से आपका हम पेमेंट करेंगे। 3 सेंटर है हमारे कौशल विकास के, तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था में इसका मतलब हो जाए, कैसे भी करके इसका, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हम चेकबुक के माध्यम से आपके पर्सनल अकाउंट में देंगे, आपके संस्था के अकाउंट में हम पेमेंट नहीं करेंगे। मत करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों टेंशन है? तो हम चाहते हैं कि हमारे जो संस्था के अकाउंट है उसमें भी वो हो जाए। सर देखिए, आपका आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, उसमें ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति संस्था के अकाउंट में नहीं देना चाह रहा है तो मत लीजिए, हो सकता है उसको अपनी बाउंडेशंस पता हो, मानते हैं? अगर वो मना कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा, तो ऐसे में जबरदस्ती अपने संस्था का अकाउंट मत लीजिए। अगर वो पर्सनल पे काम दे रहे हैं आपको, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उन्होंने सर CSR प्रोजेक्ट भी उनका हम ही देखते कोई हैं अपने कोई दिक्कत गाजीपुर नहीं सर। डिस्ट्रिक्ट देखिए, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा ना प्रोजेक्ट का, वो तो आपकी जी। संस्था के नाम से ही मिलेगा ना, जी। बात खत्म। यस। ठीक है जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। दादा अनम्यूट हो जाइएगा। हाँ सर, देखिए जो अभी अनूप सिंह जी बात कर रहे थे ना, जी। तो अनूप सिंह जी ने ना किसी से सबलेटिंग का काम लिया होगा, डायरेक्ट इनके एनजीओ को काम नहीं मिला होगा यूपी कौशल विकास निगम से। नहीं सर, कौशल विकास में पता है क्या होता है दादा? हाँ हाँ, मैं समझ गया सर आपकी बात। नहीं सर, देखिए जो इनका केस है ना, जैसे पर्सनल में सर वो नहीं, यूपी सोशल विकास निगम वाले ना सर, हेलो जी दादा, सुन रहा सर, हूँ। वो क्या कर रहे हैं कि इन्होंने किसी और एनजीओ से ना सबलेटिंग पे काम दिया। हाँ, सबलेटिंग लिया होगा, बिल्कुल सबलेटिंग लिया हुआ, इसलिए वो इनकी एनजीओ पे ना देके इनको पर्सनल कर रहे हैं। इनसे एक तो एग्रीमेंट हुआ होगा उनका, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। एग्रीमेंट उनका अनूप सिंह जी से हुआ, एनजीओ से नहीं हुआ, इसलिए इनको वो कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल दादा, मैंने इसलिए इनको कहा ना कि भाई अगर सामने वाला व्यक्ति आपके अकाउंट में नहीं दे रहा है संस्था के में, तो बिल्कुल मत लीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। जी अनूप जी, सर से अपना सवाल रख सकते हैं। सर अगर हम ट्रांजेक्शन अपने संस्था में चाहते हैं, वो पैसा अपने अकाउंट लेने के बाद अगर हम दोबारा अपने संस्था में डाल के ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो कैसे उसका तैयार करेंगे? हम इसके लिए थोड़ा सा उस पर डाल दीजिए आप, आपको फिर डोनेशन वगैरह कुछ दिखाना पड़ेगा सर। उसमें पैसे कैसे डालेंगे सर, कहाँ से आया पैसा, हिसाब देना भारी पड़ जाएगा ये दादा। इसीलिए सर हम पूछना चाहते हैं। देखिए आप हाँ, ऐसा है इसीलिए ना, पूछना चाहते थे सर कि अगर आपने ज्यादा पैसे दे दिए तो सर आपको ITR फाइल करनी पड़ जाएगी। आप ऐसा करिए ना, थोड़े थोड़े पैसे उसमें कैश से जमा करवा दीजिए। देखिए हमें किसी ने डोनेशन दे दिया किसी के नाम से, कभी कभार, या किसी से चेक ले लीजिए उस अमाउंट का, किसी से चेक ले लीजिए, उसको अमाउंट वापस कर दीजिए। अगर आपको
16 रुपए की देखिए मैं कहूँगा आप अपने नाम से ना करें कल को, क्योंकि आप एनजीओ में कोई किसी पद पर होंगे सर, कल को कोई, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है सर, तो पंगा ना पड़ जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ग्रामीण भारत, सब लोग देखिए, ग्रामीण भारत जन सेवा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ग्रामीण भारत, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं सुन पा रहे हैं, मैं आपको चलिए, अपना ट्रस्ट झारखंड, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अपना ट्रस्ट झारखंड, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपना ट्रस्ट झारखंड, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए जी, रेशमा खान जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि ये रोड सेफ्टी वाला आपने अभी मुझे बताया, मतलब सबको बताया है रोड सेफ्टी वाला, उसको अप्लाई कैसे करना है? लास्ट ईयर हम लोगों ने अप्लाई किया था उसको, तो कोई रिस्पांस नहीं समझ आ रहा था कि कैसे क्या करना है, क्या। लास्ट ईयर वाले सभी एप्लीकेशन खारिज हो चुकी हैं। इस साल नई एप्लीकेशन ली जा रही है, उसके लिए चैनल पर वीडियो दे दिया गया है। अच्छा जी, ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। द फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, अपने आप को अपने अनम्यूट किया हुआ है, बोलने का प्रयास कीजिए अगर आप रेंज में है तो। हाँ सर, नमस्कार जी, सर। नमस्कार जी। सर मेरा है ना खाता 6 महीने से HDFC बैंक में है, और उसमें 5-5 हजार रुपये और 1100 रुपये एक बार, ये 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं सर। और वो पैसे मैंने निकलवा भी लिए काम के लिए। उसके बाद में सर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और कोई निकलवाया भी नहीं गया है। तो सर क्या करूँ अब मैं? कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो लेन देन हो ही नहीं रहा है सर। फिर तो लेन देन मैम कहाँ से होगा? आप अभी लेन देन कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो कहीं से नहीं कर रहे सर, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब काम नहीं लेन हो रहा देन तो मैम बैंक यूज ही नहीं आ रहा। ऐसे में बैंक के ऊपर तो हाँ। विचार करना बेकार है ना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सर? अभी आप उससे कोई अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर SBI में अभी रुक के खाता खुलवाऊं सर, हाँ, है रुक ना? के खुलवा लीजिएगा, जब आपको लगे कि कुछ लेन देन बढ़ने लगा है तब आप खुलवा लीजिएगा, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है अभी। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। अपना ट्रस्ट झारखंड, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपना ट्रस्ट झारखंड, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब लोअर कर लीजिए हैंड, आप सुनते ही नहीं है। मनोमय फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग जी। Sir, even I have the similar question about this road safety project, sir. Okay, I am applying within this Saturday, Sunday. I'm going to apply with this CSR project. okay. My budget will be 80,000 to 1 lakh. Can I do that? Yes, no problem at all. Okay. And next week, I'm going to conduct a small campaign with this 2 to 6 years kids. By giving the chart and other things, they will be portraying that in front of the road. Yes. And I will visit the government school and I'm going to give the essay based on this. Okay. So whenever they are releasing the fund, Ma'am, so whatever ma'am, for that you have to read out the detailed guideline provided by them. like Kindly read out the 40%, guidelines. 10%, 10%. No, kindly read out the guidelines. Okay. Okay. According to your milestones given in the your project report, they will release the fund after verification only. After verification. Yeah. Okay, sure, sir. Thank you. Okay. ग्रामीण भारत जन सेवा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ग्रामीण भारत जन सेवा, अपने आप को, हाँ बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, हम बैंक गए थे कल जी खाता खुलाने के लिए। तो हमारे यहाँ से बैंक है 12 किलोमीटर, और जो हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके से हैं सर जी, हमारे यहाँ जो बैंक है गांव, जो हमारे देहात में जो बैंक है वो है, उसमें जो है नेट बैंकिंग नहीं है।
ठीक है जिला सहकारी बैंक है, ठीक है सर जी। और नहीं, हम उसमें खाता मत खुलवाइएगा। जी वहां नहीं खुलवाया, तो हाँ। 12 किलोमीटर दूर जब गए वहां खुलवाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ के नहीं है, हम यहाँ खाता आपका नहीं खोल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सर जी अब? कुछ नहीं करना पड़ेगा। देहात में जहां पे आप गए थे ना, जी वहां किसी से बात कर लीजिए, एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के उनके पास ले जाइएगा, बैंक वालों के पास, वो खाता खोल देंगे फिर। ठीक है, कह दीजिएगा क्योंकि अब वहां पे आपके भी यहाँ उन्होंने कहा किराए कि पे ले लिया, कुछ ऑफिस ले लिया किराए पर, छुट्टी। अच्छा, उनसे कहा था सर जी लिखवा लें कि नहीं चलेगा, आपके वाइलेज में यहाँ का बंदा होना चाहिए था। बकवास कर रहे हैं वो खाम खा के। कौन से बैंक वाले हैं वो? यूनियन बैंक। जी, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक। सर जी बैंक बदल दीजिए, जरूरी है? जब इतनी दूर 12 किलोमीटर आप चले ही गए हैं तो यूनियन में जाना जरूरी है? एक्सिस में चले हाँ जाइए। सर जी, फिर उसके यूनियन के बैंक फिर बाद में बड़ौदा में गए सर जी, उन्होंने भी यही बताया। सर वहां पर आप ना एक किरायानामा लेके जाइएगा आपकी बार, ठीक है? वैसे जी कोई सर। भी मना नहीं करता जी है। आपके यहाँ जो लोकल बैंक ब्रांच है वो कौन से बैंक की है? एक जिला सहकारी है, एक आर्यवर्त बैंक है। नहीं, इन दोनों में तो खाता चलेगा ही नहीं। जी सर। इन दोनों में खाता नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिएगा, रेंट एग्रीमेंट के साथ वहां जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक ठीक है, सर, अगर ठीक। कोई दिक्कत करता है तो मेरी बैंक मैनेजर से बात करा दीजिएगा, बात ही खत्म। ठीक है जी। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू सर जी। ओके। पहला चार जी, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर ये मेरा खाता पीएनबी में है, करेंट अकाउंट है, खुल गया है। हालांकि मैं उससे जो है गूगल पे या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं खुल पाया है। एटीएम कार्ड मुझे मिल गया है। सर एटीएम मिल जैसा गया ना आपको? जी हाँ। एटीएम अगर आपको मिल गया और आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उससे आपको अपना पेटीएम या गूगल पे बनाना होगा, एटीएम अगर आपके पास है तो। ठीक है जी, जी हाँ, उससे आप पेटीएम बना तो सकते खुला हैं। है। पेटीएम अकाउंट खुल गया है मेरा, लेकिन पेटीएम से मैं केवल ले सकता हूँ, दे नहीं सकता। नहीं नहीं सर, वो आपने फिर पेटीएम बिजनेस डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? हाँ, आप उसको पेटीएम डाउनलोड कीजिएगा। आपने पेटीएम बिजनेस डाउनलोड कर लिया है। हाँ चलिए ठीक है। और एक और चीज आपने बताई कि आपको एक दूसरी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, जैसा कि मेरा पीएनबी में है। नहीं, आपका और पीएनबी में है, और अगर बैंकिंग इजीली आप कर पा रहे हैं तो कोई जी आवश्यकता नहीं है सेकंड अकाउंट की। नहीं, जैसे अभी आपने एसबीआई में खुलवाने के लिए और स्पेशली बताया था। नहीं सर, स्पेशली मैंने बताया अगर नहीं खुलवाया है और खुलवाने जा रहे हैं तो एसबीआई पहला ऑप्शन है। अब खुलवा ही चुके हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं। नहीं, आपने 2 खातों के लिए बताया था ना। सर मैंने आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अभी खाता खुलवाने जा रहा है तो वो जी पहला अकाउंट तो खुलवा ले एसबीआई में। और जी अगर आपको लगता है कि एसबीआई से आप ढंग से लेन देन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी सारी फैसिलिटीज वहां नहीं मिलती है जी ना, जी और वहां हमेशा 24 घंटे सर्वर डाउन रहता है उनका, तो जी ऐसी असुविधा से बचने के लिए एक प्राइवेट अकाउंट अलग से आप ले लीजिए, ये कहा है ठीक मैंने। है। वो बात आपकी समझ में आ गई। मैं एसबीआई में खुलवाऊं या नहीं भी खुलवाऊं, पीएनबी में मेरा खुल गया है। खुल गया लेकिन तो अभी कोई दिक्कत आपने नहीं, उसको इजीली ऑपरेट करते रहिए, और जब भी आपको लगेगा ना आपको एफसीआरए की जरूरत है भविष्य में, तब आप जी उस समय खुलवा लीजिएगा। एफसीआरए के लिए एसबीआई में जरूरी है। हाँ, एसबीआई में मांगते हैं सर। उसमें पीएनबी नहीं चलेगा। तो नहीं सर, फॉरेन फंडिंग का मैटर होता है, उसमें एसबीआई की लोकल ब्रांच में अकाउंट मांगा जाता है। हालांकि खुलता वो दिल्ली में है अलग से, लेकिन अभी उसके लिए बहुत लंबी उड़ान बाकी सर। अभी तो हम संस्था रजिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं, अभी जी फॉरेन फंडिंग की बात हम कर ही नहीं रहे। ठीक है जी, जी जी उसमें समय है सर अभी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके श्रीमान जी। शकीब रहमान जी, काफी समय से आपका हैंड रेज है सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर आवाज आ रही है सर? जी श्रीमान जी, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल बताइए। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई, हमने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करता हूँ कि आपसे आगे भी सीखने को मिलेगा। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमने साल भर ट्रांजैक्शन नहीं किया है किसी कारणवश, तो क्या हम बैंक हमारे ऊपर फाइन लगाएगी? बिल्कुल लगाइए सर, अगर मिनिमम बैलेंस से कम है तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस काटती है बिल्कुल बैंक। ये सर करंट का आपने बताया 10,000 होना चाहिए। नहीं सर, हर बैंक का अलग अलग होता है। कुछ बैंक जो है 5,000 भी लेती है, कुछ बैंक कहती है भाई 10,000 मेंटेन कीजिए,
HDFC ICICI वाले तो 40,000 और 80,000 भी मांगते हैं मिनिमम बैलेंस के रूप में। वो हर एक बैंक का अलग अलग है। सर इससे रिलेटेड एक और कुछ, जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ, तो पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन हाँ। अगर हम फॉर एग्जांपल हमें अभी कंबल खरीदना हुआ था के, तो हम उस से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं करेंट अकाउंट से ऑनलाइन? देखिए, अगर आपका बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी अगर आपको दे रखी है उसने, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप उससे। ऑनलाइन दिया है सर, है मेरे पास। हाँ, तो उससे कीजिए। हम जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे हम दूसरे को, दुकानदार को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो फैसिलिटी नहीं दे रही। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का सर, ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि लेन देन दोनों कर सकते हैं आप। आपको उसकी नॉलेज नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है जी। बैंक से आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सर मैं इससे कैसे यूज कर सकता हूँ अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है जी। ओके। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी श्रीमान जी। जी सर सादर नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर जानकारी ये चाहिए थी कि काफी दिनों से हम सोच भी रहे थे, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया जो है बैंकिंग का। जी। तो सर हमारा केनरा बैंक में अकाउंट है सर। ठीक है। तो जैसे कि ये क्या कहते हैं कि आजकल गूगल पे और पेटीएम का जमाना हो गया, तो इसको हम कैसे करें संचालित की, जैसे कि अगर हमको डोनेशन भी लेनी है, जैसे 100, 200 या 500 या हमको करना भी है, तो इसकी सुविधा हम कैसे ले सकते हैं? सर बैंक से अपना एटीएम कार्ड इशू करवा लीजिएगा, और एटीएम कार्ड इशू होने के बाद आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारे प्लेटफॉर्म से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। सर वो एटीएम इशू कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी वो संस्था सर किसमें है? ट्रस्ट में, सोसाइटी है, सेक्शन 8? सोसाइटी में सर। सोसाइटी में है, 2 लोग ऑपरेट कर रहे होंगे उसको। जी है ना, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से साइन होते हैं, इसलिए वो आपको नहीं देंगे उसमें। ऐसे में आप एक काम कीजिएगा, अपनी संस्था के अकाउंट नंबर के साथ अपने आप को आप मैं आपको बता देता हूँ प्लेटफॉर्म। आप अपने अकाउंट को सिर्फ अकाउंट नंबर से, क्योंकि उसमें आपको जो है ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती है पेटीएम की, भारत पे पर रजिस्टर कर लीजिएगा, भारत पे डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपने पास। ठीक है, उसमें अपनी बैंक डिटेल भरने के बाद अपना एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन वहां से हो सकते हैं आप। तो जो पैसा अगर हम किसी से डोनेशन लेते हैं तो सीधा आपके मोबाइल नंबर से, हमारे बैंक खाते में, संस्था के बैंक खाते में जाएगा? बिल्कुल। जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। भारत पे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड है, संस्था के बैंक से, उस मोबाइल नंबर से उसमें अकाउंट बनाइएगा। जब उसमें बैंक डिटेल आपसे पूछी जाए, जब प्रोफाइल कंप्लीट किया जाता है, उसमें जब आपसे बैंक डिटेल वगैरह पूछे, संस्था के बैंक डिटेल भर दीजिएगा, वहां से आपका क्यूआर कोड और ऑनलाइन सारी प्लेटफॉर्म जनरेट हो जाएंगे। कोई भी आप पेमेंट ले सकेंगे, खुद भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अच्छा, इसका जो है खैर वो तो ऑनलाइन तो सुविधा तो सर नेट बैंकिंग वगैरह तो दिया हुआ है उन्होंने, चेकबुक वो सारी चीजें, बस यही एक कमी रह गई थी, क्योंकि जो डोनर होते हैं वो भी थोड़ा सा सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि हम संस्था का, हमारा पैसा संस्था में जा रहा है या किसी पर्सनल में जा रहा है। आजकल सभी लोग ऑनलाइन ही यूज करते हैं, हर कोई चाहता है मैं स्कैन करूं और पे कर दूं। जी। तो उसके लिए सर आप बिल्कुल जो है भारत पे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, और वहां से आप अपना जो है प्रिंटेड मशीन भी मंगा सकते हैं, जो आवाज देकर बताती है भाई इतना पैसा आपके पास आया है, और क्यूआर कोड के जो पर्चे होते हैं वो भी आप प्रिंटेड वहां से मंगा सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ स्वैपिंग मशीन भी सर मिल जाएगी? स्वैपिंग मशीन भी भारत पे से मिल जाएगी आपको। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, शुक्रिया। थैंक यू जी। लेनोवो टैब M8 3rd जनरेशन, जो भी हैं अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी श्रीमान जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर ये बोल रहा था कल जो जैसे जिसका बायोलॉजी में ये जो रोड सेफ्टी वाला नहीं है, लिखा नहीं हुआ है, तो वो भी रोड सेफ्टी कर सकते हैं कैसे? क्या नहीं है? जिसमें मेरे बायोलॉजी में वो है कि MOA OM है,
ये लिखा हुआ सर है। आपकी वॉइस हमें प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही है, आप नंबर नोट कीजिए 999-199। सर आवाज, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है, आप नंबर नोट कर लीजिए 999-199-7003। 999-199-7003। आप इस नंबर पे मुझे आपकी क्वेरी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जी, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूंगा, ठीक है जी। ओके शिवा जी। ओप्पो A5 अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओप्पो A5 जी। हेलो जी बताइए सीमा जी। हाँ हेलो। जी सर बोलिए। हाँ सर, ये वही वाला बोल रहा था जो ये रोड सेफ्टी के बारे में पूछ रहा था। सर रोड सेफ्टी के बारे में आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी। सर ठीक है। ओके शिवा जी। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी के हम प्रश्नों के जवाब दे चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए बेहतरीन रही होगी। और याद रखिएगा कुछ जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कभी भी 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन आपको कैश में नहीं करनी है, उसको आप चेक या बैंक के थ्रू ही डील कीजिएगा। आपको अपना बैंक अकाउंट हमेशा हर ग्रांट के लिए अलग से ऑपरेट करवाना है। तीसरी चीज, अपनी सभी ट्रांजैक्शंस आप बैंक के थ्रू ही करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी बैंक की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। चौथा, आपकी बैंक में हर महीने कुछ ना कुछ लेन देन होना आवश्यक है, ये हमेशा याद रखिएगा। पांचवा, आपके बैंक में हर महीने की लास्ट दिनों में यानी कि 25 तारीख से लेकर 31 या 30 तारीख तक, जितने का भी वो महीना है, उस समय मिनिमम बैलेंस हमेशा मेंटेन किया हुआ हो, ये याद रखना है। और सालाना आपकी जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस संस्था में जरूर हो, हर महीने भी होना जरूरी है। और जो सेक्शन 8 वाले हैं उनकी सालाना 1 लाख की जो है ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। वन टाइम जो आप एक ट्रांजैक्शन जरूर करें 1 लाख रुपए की, ये मैंडेटरी है। चलिए मिलते हैं अगले सीजन में। कल हम लोग बात करेंगे अपने टास्क के ऊपर। शकीब रहमान जी, अब आपका प्रश्न आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। कल हम बात करेंगे टास्क ऑफ द वीक की। कल आपको एक टास्क दिया जाएगा और याद रखिएगा ये सभी टास्क आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपकी संस्था किसी ना किसी रूप में एक्टिवेट रहे। जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ इन टास्क में एक्टिवेटेड रहेंगी, उनके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं, जो कि आपके सालाना प्रोग्रेस जो है आपकी, आप हमारे साथ कितने एक्टिव हैं उसके हिसाब से आपको रिवार्ड की जाएंगी नेक्स्ट ईयर। और जो संस्थाएं हमारे साथ टास्क ऑफ द वीक में लगातार एक्टिवेट रहेंगी, सिर्फ उन्हीं को आगे, क्योंकि इस केसबुक सीरीज के बाद हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी क्राउड फंडिंग और फंड रेजिंग से रिलेटेड। तो जो संस्थाएं हमारे साथ एक्टिवेटेड हैं, केवल उन्हीं को वो चीजें सिखाई जाएंगी। उसके अंदर आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूज, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित क्लासेस शुरू होंगी इस केसबुक की सीरीज के बाद। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को दी जाएंगी जिनकी एक्टिविटीज हमारे साथ कंफर्म है। आज की जो हमारी एक्टिविटी रही उसमें हमारे पास सिर्फ 2 संस्थाओं के नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने हमें आज पहले से इन्फॉर्म किया कि सर हमने फला और फला एनजीओ को आज के वर्कशॉप में जुड़ने के लिए इन्वाइट किया हुआ है। वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हालांकि उनका डिटेल्स वो मुझे अब मीटिंग खत्म होने के बाद भेजेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। आप सभी लोगों से निवेदन किया गया था कि एक एक एनजीओ को आप कम से कम अगर इनवाइट करते हैं तो आज 100+ होना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट वही है ढाक के 3 पात कि हमें खुद सीखना है लेकिन किसी को बताना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतने में ही रह जाएंगे आप, केसबुक की इसी सीरीज तक सिमट कर रह जाएंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सीख पाएंगे। आगे मैं आपको कभी भी मौका नहीं दूंगा मेरे साथ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने का, खासकर किसी भी फंड रेजिंग उसमें। ये मैं क्लियर आपको अभी से बता के चल रहा हूँ, क्योंकि हर दिन आपका जो सेशन रहता है, जब आप जुड़ते हैं आपको पता लग जाता है कि हर एक सेशन रिकॉर्डेड होता है। और जहां भी आपको ये नंबर दिए जाते हैं, आप जहां भी एक्टिवेटेड हैं, यहाँ से आपके नंबर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और उस नंबर को अलग ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। हमारे एक फॉर्च्यून 500 एनजीओ का एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ से जो एक्टिवेटेड एनजीओ हैं उनको हम उस ग्रुप में जोड़ते जा रहे हैं लगातार। और सिर्फ उसी ग्रुप में वो आगे वाले जो इवेंट्स हमारे रहेंगे इस केसबुक की सीरीज के बाद, केवल उस पर्टिकुलर ग्रुप में ही उसके लिंक शेयर किए जाएंगे। आप लोग एक्टिवेट रहेंगे तो मैं आपके साथ एक्टिवेट रहूंगा। आप लोग अगर महासंघ के प्रति एक्टिवेटेड नहीं है तो महासंघ आपके प्रति एक्टिवेटेड नहीं है। उस चीज के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मिलते हैं अगले कल की सीरीज में।
अपने टास्क के साथ, और टास्क में सभी लोगों को फुर्ती दिखानी है, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन प्रूव करके दिखाना है। और टास्क जो रहेगा सोचते हैं कल क्या टास्क देना है। और हाँ, जो भी संस्थाएं हमें टास्क के रूप में कुछ बताना चाहें, अपने सुझाव देना चाहें कि इस प्रकार का एक टास्क दिया जाए संस्था को, तो सभी के टास्क भी जो है आमंत्रित है। मेरे नंबर पे आप मुझे पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं कि कल कौन सा टास्क देना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे केसबुक की इसी सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। एसके यादव जी जा चुके हैं क्या? बहुत बहुत